बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको आपकी रिक्वेस्ट पर दोबारा से वाक्य पर ये वीडियो अपलोड करने जा रही हूँ। इसलिए मैंने दोबारा ये निश्चित किया कि मैं वाक्य पर पुनः एक वीडियो बनाऊँगी। तो आज मेरा आपके रिक्वेस्ट पे बनाया हुआ ये वीडियो है, जिसमें मैं वाक्य परिवर्तन के नियम और साथ ही साथ उसे पहचान करने का तरीका, तो रचना के आधार पर वाक्य भेद मैं आपको पढ़ाने चल रही हूँ। जो मैं टॉपिक लिख देती हूँ, रचना के आधार पर वाक्य भेद। अर्थ के आधार पर भी वाक्य भेद होता है, लेकिन वो कक्षा 9 के पाठ्यक्रम में है। आज मैं आपको रचना के आधार पर वाक्य भेद बताऊंगी। वाक्य भेद बताने के पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप ये जान जाइए कि वाक्य किसे कहते हैं। वास्तव में कहा जाए तो शब्दों का सार्थक मेल वाक्य है। अगर हम वर्णों का सार्थक मेल कहते हैं तो वो शब्द होता है। जैसे हमने अगर लिखा कमल, कमल लिखते ही आपके मन में ये आ जाएगा कि कमल का मतलब होता है कमल का फूल। लेकिन अगर इसी को हम म क ल करके लिख दें तो आप ये तुरंत कहेंगे कि इसका कोई अर्थ नहीं है, इसलिए ये शब्द नहीं हो सकता। तो जिस तरह वर्णों का सार्थक मेल शब्द कहलाता है, ठीक उसी तरह से ये मान के चलिए कि वाक्य बनाने के लिए शब्दों का सार्थक मेल आवश्यक है। यानी जब तक आप देखिए, मान लीजिए यहाँ आपने लिख दिया कमल, यहाँ लिख दिया पुस्तक, यहाँ लिख दिया मेज। अब इसको हम वाक्य नहीं कह सकते। या यहाँ लिख दिया तालाब, यहाँ लिख दिया खिलता, और हम ये कहें कि ये वाक्य है, तो आप कहेंगे इसका कहीं से कोई अर्थ नहीं है, कोई एक दूसरे से लिंक नहीं है। लेकिन अगर हम लिखेंगे कि कमल तालाब में खिलता है, अब देखिए ये शब्दों का जो समूह है ये सार्थक है। सार्थक क्यों है? क्योंकि इसमें कारक चिन्ह लगा हुआ है, भाव को व्यक्त कर रहा है। तो कारक चिन्ह लगे होने के कारण ये सार्थक मेल हुआ। तो जब शब्दों में पर व्याकरणिक नियमों के आधार पर कारक चिन्हों का प्रयोग करके उनका मेल सार्थक मेल किया जाता है और वो अर्थ ग्रहण कराता है, तब हम उसे कहते हैं वाक्य। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि आपके पाठ्यक्रम में रचना के आधार पर जो वाक्य भेद है उसके पढ़ाने के पूर्व आपको ये पता होना चाहिए कि वाक्य किसे कहते हैं। जब तक आपको ये नहीं पता लगेगा, आप वाक्य पहचानना कभी नहीं सीख सकते। तो वाक्य पहचानने के लिए मैंने आपको उसकी परिभाषा बताई कि शब्दों का वह सार्थक मेल जो व्याकरणिक नियमों से जुड़ा हो और अर्थ ग्रहण कराता हो, उसे हम वाक्य कहते हैं। तो मैं इसको रब कर रही हूं। अब रचना के आधार पर वाक्य भेद आपका पाठ्यक्रम है। तो रचना के आधार पर जो वाक्य भेद होता है, तो रचना के आधार पर वाक्य भेद कुल 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। पहला सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य, और तीसरा मिश्र वाक्य। ये मिश्र वाक्य हो गया। तो
रचना के आधार पर वाक्य भेद में क्या है, 3 प्रकार के वाक्य होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। अब मैं एक एक की पहचान बताऊंगी। पहचान खत्म होने के बाद मैं इसको परिवर्तित करने का तरीका समझाऊंगी। तो अभी मैं आपको, चूंकि पुनरावृत्ति है और ये द्वितीय पुनरावृत्ति कहना चाहिए, मैंने एक बार इस पर जो सबसे पहले वाक्य का पर आपको पढ़ाया था, दोबारा पुनरावृत्ति में एक वीडियो अपलोड किया है। संभवतः बहुत लोगों को ना मिला हो, तब लोगों की रिक्वेस्ट आई, मैंने फिर इसको बनाना शुरू किया है। अगर इसके बाद भी आपको कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे ऑनलाइन क्लास में या अलग से कॉल करके भी बात कर सकते हैं। तो ये हो गया आपके वाक्य का भेद, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। अब मैं सरल वाक्य पर आती हूँ। पहला है सरल वाक्य। अब सीधे सीधे सरल वाक्य किसे कहते हैं? देखिए, किसी भी वाक्य को बनाने के लिए सबसे पहले हमें किस चीज की जरूरत होती है? एक कर्ता और दूसरा क्रिया। एक कर्ता, कर्ता का मतलब होता है कार्य को करने वाला, यानी सरल वाक्य के लिए क्या आवश्यक होती है? एक कर्ता प्लस एक क्रिया। इसको हम दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं, यानी इसको मैं मिटा देती हूं, इतना आपने उतार ही लिया होगा। तो एक कर्ता और एक क्रिया अगर किसी वाक्य में है तो उसे हम कहते हैं सरल वाक्य। लेकिन इसको हम दूसरे तरीके से समझा देते हैं, यानी एक उद्देश्य और एक विधेय जिन वाक्यों में होता है उसे सरल वाक्य कहते हैं। ये एक उद्देश्य और एक विधि, यानी हम अगर कहते हैं राम खाना खाता है, अब एक इंग्लिश में कहते हैं सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो राम इसमें क्या है? सब्जेक्ट। राम क्या है? उद्देश्य। और खाना खाता है जो विधेय हो गया, यानी एक इसमें सब्जेक्ट है, दूसरा प्रेडिकेट है। एक उद्देश्य है, उद्देश्य क्या है? यानी जो काम को कर रहा है, और जो काम हो रहा है वो विधेय है। यानी कहने का तात्पर्य मेरा है कि सरल वाक्य का मतलब होता है जिन वाक्यों में एक कर्ता या एक क्रिया, इसमें भी देख लीजिए, ये कर्ता हो गया, ये कर्ता है, और ये क्रिया हो गई। अब मैं आपको एक चीज और समझा दूं। कर्ता की क्या मतलब? काम को करने वाला। इसको और लिख दूं, काम को करने वाला, उसी को हम कहते हैं कर्ता। और क्रिया, जो कार्य हो रहा हो उसे हम कहते हैं क्रिया। तो आप ऐसे समझ लीजिए, उद्देश्य विधेय से समझ लीजिए, लेकिन ये ध्यान में रख के चलिए कि एक उद्देश्य और एक विधेय वाला जो वाक्य होता है वही सरल वाक्य है। अब इसको आपको पहचानना, मैं जब वाक्य परिवर्तन सिखाऊंगी, जब आपका सरल वाक्य से संयुक्त, संयुक्त से मिश्र में आऊंगी, तब मैं आपको बाकी चीजें समझाऊंगी। अभी आपको मैं सिर्फ वाक्य समझा रही हूँ कि किसे कहते हैं, सरल वाक्य किसे कहते हैं, उसको आप देखकर पहचान लीजिए। कई जगह वाक्य ऐसे होते हैं कि जिनमें कर्ता नहीं दिखाई पड़ता, काम को करने वाला नहीं दिखाई पड़ता। हवा चल रही है, नदी बह रही है, सूरज उगता है। अब आप इसमें कहेंगे काम को करने वाला कौन है? तो कर्ता। ये भी इसमें भी है, अंडरस्टूड है, अपने आप समझने के लिए है। इसमें भी एक कार्य हो रहा है, तो इसलिए ये भी एक सरल वाक्य है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो सरल वाक्य का मैंने एक उदाहरण भी दे दिया आपको। अब मैं
आपको अगला बताती हूँ। तो सरल वाक्य तक की वाक्य की जो चीजें हैं वो आप उतार लीजिए, जरूरी चीजों को उतार लीजिए। मैं एक दो वाक्य और लिख देती हूँ। इसको मिटाकर मैं एक दो वाक्य और लिखती हूँ। जैसे ये भी मैंने समझाया था, अब लिख देती हूँ। जैसे राम बाजार जाता है। दूसरा लिख देती हूँ, मोहन पत्र लिख रहा है। सीता गाना गाती है। ये सारे जो हैं वो सरल वाक्य हैं। तो यानी इसमें भी एक उद्देश्य और एक विधेय है, जिसके कारण ये सरल वाक्य हो गया। तो इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको संयुक्त वाक्य समझाऊंगी। तो मुझे उम्मीद है कि इतना आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसमें सब में एक कर्ता है, एक क्रिया हो रही है। कर्ता राम है, मोहन है, सीता है, और क्रिया जाता लिखता गाता। तो ये सारी चीजें जो हैं क्रिया कहलाती हैं। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। मैं इसको रब करती हूँ, फिर आपको संयुक्त वाक्य आगे पढ़ाती हूँ। तो मैं इसे रब कर देती हूँ क्योंकि लिखने की जगह में कम पड़ जाएगी। सरल वाक्य मुझे उम्मीद है कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब मैं दूसरा वाक्य का भेद, जो दूसरा वाक्य का भेद है वो समझाने चल रही हूं। वो है संयुक्त वाक्य। दूसरा है संयुक्त वाक्य। अब संयुक्त वाक्य क्या है? यानी संयुक्त वाक्य का मतलब हुआ जिन वाक्यों में एक से अधिक वाक्य हों। जैसे मैंने सरल वाक्य समझाया तो मैंने उसमें बताया था आपको कि एक कर्ता एक क्रिया, तो इसमें सिर्फ एक वाक्य है। लेकिन संयुक्त वाक्य में ऐसा नहीं है। संयुक्त वाक्य वास्तव में संक्षिप्तीकरण, भाषा के संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया है। मान लीजिए आपको एक बड़ा सा अनुच्छेद दे दिया गया और लिखा गया कि आप इसका सारांश लिखें। ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में होगा कि आप उसको संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करके अनावश्यक शब्दों को हटा देंगे और कोई ना कोई योजक लगा देंगे, तो 3 से 4 वाक्यों को मिला करके आप एक वाक्य में परिवर्तित कर सकते हैं। ये उसका नियम है। तो ये हुआ संयुक्त वाक्य बनाने का उद्देश्य यही होता है कि जो विस्तृत फैली चीजें हैं उनको हम संक्षिप्त करके लिख लें। यानी कि संयुक्त वाक्य में एक से अधिक वाक्य होंगे। अब हमने अगर कहा कि राम बाजार जाता है और राम बाजार जाता है, राम सब्जी लाता है, 2 वाक्य हैं। मान लीजिए मैं अभी इसको परिभाषा समझाने के पहले आपको समझा रही हूँ। एक वाक्य मैंने लिखा, राम बाजार जाता है। दूसरा लिख देते हैं, राम फल लाता है। अब आपको दोनों को संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करना है और आपको इन दोनों वाक्यों को भी एक में मिलाना है। संयुक्त वाक्य का मतलब ही होता है कि जहां 2 वाक्य हैं उनको किसी एक योजक के माध्यम से जोड़ दिया जाए। अब देखिए इसको मैं एक योजक के माध्यम से पहले जोड़ के आपको दिखाती हूँ। तो होगा क्या कि राम बाजार जाता है और फल
लाता है। हो गया आपका। अब यहां दोबारा नाम की कोई आवश्यकता ही नहीं है, दोनों वाक्य एक में मिल गया। मैंने यहां पर एक योजक लगा दिया। अर्थात परिभाषा क्या कहती है? संयुक्त वाक्य की परिभाषा ये कहती है कि एक से अधिक वाक्यों को जब किसी योजक के माध्यम से जोड़ा जाता है तब उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। मैं इसको लिखती हूँ बोर्ड पर, मैंने इसे समझाया था, अब मैं इसको बोर्ड पर भी लिख देती हूँ। तो जहां संयुक्त वाक्य का तात्पर्य है जहां एक से अधिक वाक्यों को, संयुक्त वाक्य का तात्पर्य है जहां एक से अधिक वाक्यों को किसी भी योजक के माध्यम से जोड़ा गया हो, उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। अभी मैंने आपको उदाहरण देकर दो अलग अलग वाक्य लिखे और मैंने उदाहरण दिया दो वाक्यों का, और दोनों वाक्यों को मैंने एक योजक से जोड़कर यहाँ लिखा था। तो इसी तरीके से उस योजक के माध्यम से दो सरल वाक्यों को मैंने एक संयुक्त वाक्य में परिवर्तित किया, जो मैंने अभी आपको दिखाया है। अब मैं दूसरा उदाहरण लिखूंगी, तब आप भी लिखिए साथ में। वाक्य लिखिए। लड़का बाजार गया, लड़की खाना बना रही है। वाक्य लिखिए। जैसे लड़का बाजार गया। दूसरा वाक्य है लड़की खाना बना रही है। अब आपको दो सरल वाक्य दे दिए गए और कह दिया गया कि इन्हें संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करें। अब आपको क्या करना है? क्रिया एक प्रयुक्त होगी और पहली क्रिया के बाद आपको इसको जोड़ना है। तो कर्ता एक कर्ता पहले आएगा, एक कर्ता उसके बाद आएगा। देखिए कैसे होगा। लड़का बाजार गया और लड़की खाना बना रही है। अब यहां आकर के ये दो सरल वाक्य एक में लिख दिए गए। माध्यम के जुड़ने का क्या था? योजक। योजक कौन है? और। तो ये योजक कहलाता है, इसको हम योजक कहते हैं। ये योजक है जो कई भिन्न भिन्न वाक्यों को, कई सरल वाक्यों को एक में जोड़ने के लिए कार्य करता है। अब मैं आपको एक चीज और बता दूं कि मात्र सिर्फ और ही योजक नहीं होता। योजक बहुत तरह के होते हैं। समानाधिकरण योजक होता है, व्याधिकरण योजक होता है। तो इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं किनारे हटती हूँ, आप स्क्रीनशॉट लीजिए।
फिर मैं इसको आगे बढ़ती हूँ, आपने ले लिया होगा। मैं योजक के भेद आपको समझा देती हूँ कि योजक कितने प्रकार के होते हैं। अब देखिए, मैंने और लगाया था, लेकिन अब मैं आपको बता दूं योजक के भेद आप जानते हैं, क्योंकि दोनों तरह से कोई भी योजक, ये जरूरी नहीं है कि आप हर जगह और लगाएंगे तो ही आपका वाक्य बनेगा। योजक कई तरह के होते हैं, उनको आप किसी एक को भी प्रयोग कर सकते हैं, 2 सरल वाक्य 3 सरल वाक्यों के बीच में, और संयुक्त वाक्य में परिवर्तित हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं योजक बता दूं आपको। योजक 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है समानाधिकरण, समानाधिकरण योजक, और दूसरा होता है व्याधिकरण, व्याधिकरण योजक। समान अधिकरण योजक में क्या क्या होता है? या होता है, अथवा, और, इसमें होता है लेकिन, किंतु, परंतु, क्योंकि, इसमें इसलिए। तो देखिए ये सारे ही योजक हैं। जहां जिस वाक्य में मैं तो इसको किनारे की जगह यहां लिख देती हूं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो और यहां इसलिए कर दे रही हूं, और यहां क्योंकि। देखिए ये सारे योजक जो हैं, जहां जिस तरह का वाक्य हो वहां किसी भी सुटेबल, जो बिल्कुल उसके योग्य हो, जिस योजक से भाव के स्पष्टीकरण में कोई भी अंतर ना पड़ता हो। कभी कभी आप योजक तो लगा देते हैं, लेकिन योजक ऐसी जगह लगा देते हैं कि जिससे वाक्य अशुद्ध हो जाता है। तो वाक्य अशुद्ध हो जाने पर भी आपको उसमें कोई अंक प्राप्त नहीं होंगे। अगर आपको वाक्य के शुद्धिकरण का ध्यान रखना है, तो अगर किसी कारण से जिस वाक्य के अंत की क्रिया आ रही है योजक लगाने के पहले, अगर उसका टेंस काल परिवर्तित करके भी आपको प्रयोग करना पड़े, जैसे कि गाड़ी रुकी, गाड़ी रुकते ही सवारियां चढ़ने लगी। अब इसको योजक बनाना है, तो अब रुकते ही लिखा है वाक्य, देखिए मैं आपको बोर्ड पे लिख के समझा दूं कि गाड़ी रुकते ही सवारियां चढ़ने लगी। अब आपको इसको संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करना है। इस वाक्य को हम 2 हिस्सों में विभक्त कर देंगे। 2 हिस्सों में विभक्त करने की स्थिति क्या है कि गाड़ी रुकना और दूसरा सवारियों का चढ़ना। एक पार्ट ये है और दूसरा पार्ट ये है, और आपको यहां बीच में कोई भी योजक प्रयोग करना है। बात समझ में आ गई? तो अब इसको प्रयोग करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर प्रेजेंट टेंस का जो रुकते ही कहा गया है, इसको हम परिवर्तित अगर जरूरत है तो करेंगे। तो हम इसका रूप कैसे परिवर्तित करेंगे वो देखिए। आपको नीचे दिखाई नहीं देगा, इसलिए मैं ऊपर के हिस्से को इतना रब करके लिख रही हूं। इतना आप उतार लीजिए, इतना उतार लीजिए, तब मैं नीचे लिखूं, नहीं तो वो आपको नीचे दिखाई नहीं पड़ेगा। योजक 2 प्रकार के होते हैं, समानाधिकरण योजक और व्याधिकरण योजक। इतना लिख लीजिए। तो मैं इसको 2 वाक्यों में परिवर्तित करके आपको बता दूं। मैं हट जा रही हूं।
आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसलिए मैं इसको मिटा करके फिर से आप इस वाक्य को कैसे दो हिस्सों में परिवर्तित होगा या कैसे टेंस भी जरूरत पड़ने पर, उसका काल भी जरूरत पड़ने पर हम परिवर्तित करते हैं भाव की अभिव्यक्ति के लिए, वाक्य की शुद्धिकरण के लिए। तो देखिए यहाँ लिखा गाड़ी रुकते ही सवारियां चढ़ने लगी। अब उनको उसको संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करना है। हमारा एक पार्ट हो गया ये गाड़ी रुकते ही और दूसरा पार्ट है सवारियां चढ़ने लगी। अब हम इसको दो वाक्य में परिवर्तित करेंगे तो लिखेंगे गाड़ी रुकी और सवारियां चढ़ने लगी। हो गया। अब यही मैं आपको अभी तक समझा रही थी कि अगर आपको आवश्यकता पड़े वाक्य की शुद्धिकरण का ध्यान रख करके कि वाक्य, अगर आप कोई वाक्य बना रहे हैं तो उसका शुद्ध होना भी आवश्यक है। अगर उसके वाक्य में शुद्धता नहीं है तो आपका योजक लगाना वाक्य की अशुद्धि के कारण काट दिया जाएगा और आपको उस पर कोई भी अंक नहीं मिलेगा। ऐसी स्थिति में अगर यहाँ हम लिखेंगे गाड़ी रुकती ही और सवारियां चढ़ने लगी तो ये वाक्य अपने में अशुद्ध है, तो इस पे नंबर नहीं मिल सकते, आपको कोई अंक नहीं मिलेगा। लेकिन अगर इस रुकते ही को हम परिवर्तित करके गाड़ी रुकी और सवारियां चढ़ने लगी तो देखिए योजक भी लग गया, वाक्य का शुद्धिकरण भी हमने ध्यान में रखा और हमारा एक संयुक्त वाक्य भी निर्मित हो गया। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिनको ध्यान में रखकर अगर हम चलते हैं तो ही हमारा वाक्य शुद्ध होगा, अन्यथा आपका वाक्य जो है अशुद्ध रह जाएगा। तो मैं आपको कुछ वाक्य इस पर बोर्ड पर और लिख देती हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा संयुक्त वाक्य और कैसे होते हैं। तो आप इसको देखिए, एक तो मैंने बना के ही लिखा दिया और दूसरा मैं लिख के लिखा रही हूँ, फिर आपको संयुक्त वाक्य पहचानने के लिए देखिए कैसे होता है। अब प्रश्न है कि माताजी व्रत करेंगी या पिताजी करेंगे। अब देखिए यहाँ पर या लगा हुआ है, ये योजक हो गया। एक और वाक्य लिख देती हूँ, हमने बहुत समझाया पर वह न मानी। हमने बहुत समझाया। अब यहाँ पर लिखें या ऑब्लिक करके परंतु लिख देते हैं, परंतु वह न मानी। कहने का तात्पर्य या तो आप इसको जोड़ेंगे या तो इसको, दोनों नहीं लिखेंगे, दोनों शब्द नहीं लिखा जाएगा। लेकिन अगर आप इसके अर्थ से, चाहे आप इसको ऐसे लिख दें, हमने बहुत समझाया पर वह न मानी, तो भी आपका वाक्य शुद्ध है। अगर हम इसके साथ कहते हैं हमने बहुत समझाया परंतु वह न मानी, तो भी आपका वाक्य शुद्ध है। यानी इस दोनों को किसी भी रूप में आप एक को, दोनों में से कोई एक ही लिखेंगे, ये ध्यान में रखिएगा। दोनों का प्रयोग मत करके आप अपनी कॉपी पे लिखिएगा, अन्यथा वो अशुद्ध मान लिया जाएगा और ये समझा जाएगा कि आपको पूरी समझ नहीं है, इस कारण आपने दोनों दिखाने की कोशिश की है। तो ये हो गया। फिर मैं और दूसरा लिखती हूँ। अब एक वाक्य और मैं लिख देती हूँ, उसे सामान खरीदना था इसलिए बाजार गई। अब देखिए यहाँ मैंने ये योजक लगा दिया। तो मैंने जो आपको ऊपर बताया कि समानाधिकरण और व्याधिकरण दोनों तरह के योजक प्रयोग करके संयुक्त वाक्य बनाए जाते हैं,
वो मैंने आपको यहाँ पर उदाहरण के रूप में लिख के भी दिखा दिया है। तो आपको इतनी तक की चीज़ें तो आपको स्पष्ट हो गई होंगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मैंने दो चीज़ें संयुक्त और सरल दो वाक्य अच्छी तरह समझा दिया है। और इसके बाद बचेगा आपका मिश्र वाक्य, और मिश्र वाक्य की परिभाषा, उसके भेद, और उसके बाद मैं आपको दूसरे वीडियो में मैं मिश्र वाक्य लेकर आऊँगी और उसके भेदों को, और तीसरे वीडियो में मैं इसके वाक्यों को परिवर्तन करने के नियम को अपने इस रचना के आधार जो वाक्य के भेद हैं उनके साथ जोड़कर आपको समझाऊंगी। इसलिए जिन लोगों ने पहले के वीडियो को नहीं देखा है वो आगे के भी तीनों वीडियो को वाक्य पर आधारित जो बनेंगे उसको अवश्य देखिए, अन्यथा आपकी कमियां दूर नहीं होंगी। और अगर कोई संशय है मन में तो ऑनलाइन क्लासेस में आप उसे पूछिए। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वाक्य का इतना हिस्सा अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।